हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व। फर्स्ट हमारी बुक है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी में लेसन नंबर 4 को हम लोग कल प्रारंभ कर चुके हैं। वन्य समाज और उपनिवेशवाद को हम लोग कल देख रहे थे। तो हमने वनों से संबंधित उत्पाद से बनने वाली चीजों के विषय में देखा और कैसे वनों का नष्ट किया गया। 3 कारणों को हमने पढ़ा। पहला एग्रीकल्चर पढ़ा, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र में जो बढ़ावा मिला और तीसरा हमने देखा कि जो रेलवे लाइन बिछी थी उसके स्लीपर को बिछाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में अनाधुन तरीके से और गैर नियोजित तरीके से पेड़ों को काटा गया। ठीक है, और हमने इन सारी चीजों को देखने का प्रयास किया कि कैसे बड़े बड़े जो वन थे कैसे वो लुप्त हो गए और कैसे उनको समाप्त कर दिया गया। ये हमने इसमें देखने का और जानने का प्रयास भी किया कि जमीन कितने बड़े भूभाग पर आबादी थी, जंगल बना, उपनिवेश काल में कैसे वनों का विनाश जो है आपका प्रारंभ हुआ। और यहाँ आप देख सकते हैं स्लीपर के लिए उनका वनों की कटाई करते थे, जैसे ओक हो गया, चेस्टनट हो गया, साल के वृक्ष हो गए, चीड़ के वृक्ष हो गए। अब देखिए ये नीचे भी लगते थे पटरी के और साथ में जो आपके डिब्बे बनते थे, डिब्बे को बनाने के लिए जो बेस तैयार होता था उसमें भी आपका लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता था। और दूसरी बात ये थी, भारत से लकड़ी आपकी निर्यात हो रही थी कहाँ पर? यूरोपियन कंट्री, यूरोप, ब्रिटेन जैसे देशों में, पुर्तगाल जैसे देशों में ये लोग आपका वहाँ लकड़ी का निर्यात कर रहे थे क्योंकि उनको वहाँ अपने जहाज बनाने थे। फिर उन्होंने जहाज का निर्माण नहीं किया और वापस वो जहाज बनाकर भेज दिया करते थे। और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे ऐसी जो आपकी लकड़ी जो लकड़ी थी इमारती, उनका फर्नीचर बनाकर डिजाइन रूप में ये लोग आपका ब्रिटेन वगैरह भेजते थे। और ये आप इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं, उसके एग्जाम्पल रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसी कैसी स्थिति इस दौर में हुई है। आप इसको बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं और बात भी कर सकते हैं कि आखिरकार ये किस प्रकार इसमें ये सारी चीजें हुई हैं, तो देखने के लिए। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। अब देखिए हाथी को किस तरीके के प्रयोग में थे। हाथी से बड़े बड़े जो आपका रेलवे के स्लीपर थे उनको उठाकर गोदाम में आपका जमा कराया जाता था आपका लकड़ियों को। ठीक है, ये हमने देख लिया। और ये भी मैंने आपको दिखाया था किस तरह से डिपो वगैरह में कोई अगर अवैध रूप से पेड़ कटे हैं या लीगली कोई वृक्ष गिर गया उसकी पूरी रिपोर्ट वगैरह लिखी जाती है, साइज वजन इन सबको मेजरमेंट कर कर उनको रखा जाता है। कुछ महिलाएं हैं जंगलों से लकड़ियों को, टूटी हुई लकड़ियों को बीन कर उनको प्रयोग में ला रही हैं। ठीक है, अब कहानी है बागान की, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी बागान की कहानी को हम लोग बढ़ते हैं कि बागान की कहानी आखिर में किस प्रकार चला करती थी और क्या स्वरूप। यूरोप में चाय, कॉफी, रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं का बागान बनने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का भी एक भारी हिस्सा साफ किया गया था। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें विशाल हिस्सों में बहुत सारी सस्ती दरों पर यूरोपीय बाग मालिकों को सौंप दिया। कैसा हुआ? बहुत सस्ती दरों पर उनको लिया और यूरोपियन बागान मालिकों को वो चीजें सौंप दी। इन इलाकों में बाड़ाबंदी करके जंगल को साफ कर दिया गया और चाय कॉफी की खेती की जाने लगी। आप आज देखते हैं जहाँ पर कॉफी और चाय का प्लांटेशन है, एक टाइम में कभी यहाँ बहुत बड़े बागान रहे थे। किसके? पेड़ पौधों के बागान थे और उनको काट कर अब इन्होंने चाय और कॉफी के बागानों को लगाया गया। क्लियर है? तो जो समय आप देखते हैं ऐसा नहीं था चीजें। तो जहाँ कॉफी की प्लांटेशन हुई और चाय की प्लांटेशन हुई वहां से उन्होंने बहुत बड़े मार्क्स लेवल पर जो वन है उनको साफ किया। अब यहाँ से ही शुरुआत होती है आपका कमर्शियल यानी कि व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। आप बहुत सारे वन लगाते हैं तो उनको काटने के लिए, बेचने के लिए आप इस तरह की कमर्शियल करते हैं। गाँव में भी आजकल ये हो रहा है। ठीक है, उस पेड़ों को लगाते हैं, 10-15 साल 20 साल उनको पाड़ते हैं, फिर उनको बेच देते हैं, फिर दोबारा उनकी जगह प्लांटेशन होती है। पिछले खंडों में हमने देखा है कि जहाज और रेल की पटरी बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगल की जरूरत पड़ती है।
अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोग द्वारा जंगल का उपयोग और व्यापारी द्वारा पेड़ की अंधाधुंध कटाई जंगल नष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ड्रायाचिक बेर्टिस नामक एक जर्मन विशेषज्ञ द्वारा इस विषय में मशवरा करने के लिए बुलाया और देश का पहला महानिदेशक नियुक्त किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला वन महानिदेशक कौन है, तो ये जर्मन के थे, नाम लिखा है बेयाट्रिच। क्लियर है। और ब्रेडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षण करना और जंगल प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा कि भैया पहले तो लोगों को ट्रेनिंग दो इसके विषय में, ठीक है, लोगों को कि वो जंगल को कैसे मैनेज करें, कैसे उसको संरक्षित करें, फिर उसको प्रबंधन करना, ये भी इसमें क्या है, बहुत जरूरी है। भैया आपको सब चीजें आपकी जो है प्रबंधन पर भी आपका डिपेंड करेंगी, ठीक, इसीलिए उन्होंने ये सारी चीजें शुरू करी। ठीक है। अब देखिए, इसलिए कानून मंजूरी की जरूरत पड़ती थी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़े हैं। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी कर दी गई। जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया गया। ठीक, इस तंत्र का अपमान करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनेगा। अगर किसी व्यक्ति ने पेड़ काट दिया है तो भागी बनेगा, यानी कि व्यक्ति बन सकता है, लेकिन अगर ब्रिटिश सरकार चाहे तो वो काट सकती है। इस तरह से ब्रेडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। आप पढ़ते हैं ना IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो कब आई है, 1864 में निकल कर आई है। बहुत सारी चीजों का पता हमको इतिहास या ऐसी हमको स्टोरिया पढ़ने से, ऐसे चैप्टर पढ़ने से क्लियर हो जाते हैं। और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध किया गया। तो पहला एक्ट अगर कोई आया है वनों के लिए तो 1865 का एक्ट आया है। और इंपीरियल कॉर्पोरेट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में की गई। असल में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब है FRI, ये इसका पुराना नाम है FRI का, ठीक है। तो क्या नाम था, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, जिसको हम FRI कहते हैं। उसका नाम 1906 में ये नाम था और देहरादून में हुई, जिसकी पत्ती की शिक्षा दी जाती थी। कह रहे भैया हम वनों को कैसे प्रबंधित करें, कैसे चलाएंगे, इसी पैटर्न पर एजुकेशन देंगे। और एक विभाग, एक नई आपकी सेवा बना दी IFS, इंडियन आपका फॉरेस्ट सर्विसेज, नॉट फॉरेन, फॉरेन की अलग होती है, फॉरेस्ट है, ठीक, क्लियर है। और इसे वैज्ञानिक वानिकी यानी कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता है। लेकिन आजकल परिस्थिति की विशेष सही ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पत्ती कतई वैज्ञानिक नहीं है। कुछ लोग कहना है कि भैया नाम वैज्ञानिक है, बल्कि इसमें वैज्ञानिक वाला कोई भी गुण, कोई भी पत्ती, कोई भी पैटर्न ऐसा हमको नहीं दिखता। अब देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, दिखते हैं देखने के लिए। ये पॉपुलर का पेड़ है और इटली स्थित में ट्विंकस में पॉपुलर के जंगल का वेबसाइट, ये अब तो भारत में भी बहुत बड़ी अच्छी मात्रा में होता है। कभी आपको हरिद्वार जाने का मौका मिले, आपको उधम सिंह, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी बेल्ट, अगर आप नीचे मैदानी क्षेत्र देखोगे तो ऐसे ही आपको बहुत सारे पेड़ आपको दिखाई देंगे। और खासकर इसका जो है आपका कमर्शियल पर्पस बहुत ज्यादा है, जैसे प्लाईवुड बनाने के लिए, माचिस की दिल्ली वगैरह बनाने के लिए। तो जो आपका प्लाईवुड वगैरह बनता है वो आपका पॉपुलर को ही आपका क्या करते हैं, इसी से बनाते हैं, पॉपुलर से इसकी प्लाई होती है और इसी के प्लाई से उसको आपका प्रेशर वगैरह में मशीन के माध्यम से प्लाईवुड बनाते हैं, ठीक है। और कांगड़ा आप जानते हैं कहाँ पड़ता है, हिमाचल में। वहां का ये देवदार का जंगल पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा। देख लिया। तो ये है आपका द इंपीरियल स्कूल ऑफ देहरादून। क्या ऐसा ही है या वर्तमान में कुछ चेंज है?
ये तो एक घर जैसे जो पुराने घर है आज भी बना हुआ, लेकिन रियल इंस्टीट्यूट तो अब बना हुआ है ना, सामने जो हम FRI देखते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ये ऐसा था, आपको आज भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप देखिए, अभी किसी का भले ही घर है, या म्यूजियम ऑफिस है, किसी का हेड ऑफिस बन चुका है, लेकिन आपको ये पूरा घर देखिए। द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, देहरादून, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में खुला पहला वानिकी स्कूल था। और ये जो मिला है हमको इंडियन फॉरेस्ट के खंड आपका किससे मिला है? वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला और इनकी जगह पर सीधी पंक्ति में एक तिहाई एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा गया, यानी कि एक सीधी पंक्ति, एक लाइन में एक ही किस्म के पेड़ लगाए गए, उसको बागान कहा गया। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल का सर्वेक्षण किया और किस्म के पेड़ों को नापा जोखा, उनकी वन प्रबंधन की योजनाएं बनाई। उन्होंने तय किया कि वन का कितना प्रतिशत आपका प्रतिफल काट दिया जाए, और वहां कटाई के बाद खुली जमीन और पूरा आपके पुनः पेड़ लगाए गए ताकि कुछ कार्य कर सकें, और पुनर्कटाई के लिए उनको तैयार भी किया गया। तो ये सारी चीजों को इसमें देखा और बात की गई। 1865 में भारतीय वन अधिनियम को लागू होने के बाद 2 बार संशोधन किए गए। पहला 1878, दूसरा 1927, और 1878 में अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणी में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों में आरक्षित वन कहा जाता था। गांव में इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते। आरक्षित का मतलब है रिजर्व, कुछ नहीं। घर बनाने या ईंधन के लिए केवल कुछ सुरक्षित ग्रामीण को ही लकड़ी ले सकते हैं। मतलब कुछ लोगों को ही अधिकार है, शायद जो लोग जंगल में रह रहे हैं वही जंगल लोग सुरक्षित या ग्रामीण वनों से जो है अपनी लकड़ी ले सकते हैं, और लोग इसमें कुछ लकड़ी नहीं ले सकते। अब देखिए, लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ जब नए कानून आए, वन आए। क्या लोगों को जीवन में कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ बदलाव दिखाई देगा? एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वन पालकों और ग्रामीण में बहुत अलग था। एक तरफ ग्रामीण अपनी अपनी जरूरतों, जैसे चारे, ईंधन और पत्ते की पूर्ति के लिए वन के विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, कि वन की विभिन्न प्रजाति हो और उन पर अलग अलग मेल हो। वहीं वन विभाग ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाज और रेलवे के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी मुहैया कराए। ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी समय सीधी हों, इसलिए सागौन और साल जैसे प्रचलित प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली। जो चाहिए वही लगाया, बाकी सबको हटा दिया। अन्य इलाकों में कंद मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पाद विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। फल और कंद अत्यधिक पोषक खाद्य हैं, और विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घन न आई तो दवाओं के लिए जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता था। लकड़ियों का पहल हल की खेती और औजार बनाने के लिए किया जाता था। बांस से बेहतरीन बाड़े बनाए जा सकते थे। इसका उपयोग छतरी और टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता था। सूखे हुए कुम्हाड़े में खोलकर इसका प्रयोग पानी की बोतल का प्रयोग किया जाता था। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर और खाओ खाओ किस्मों की पत्र दाने दोने बनाए जाते थे। शियादी की लताओं से रस्सियां बनाई जाती थी, और सिमोर यानी कि सूती रेशम आपका कांटादार छाल सब्जी छील सकती थी, और महुए के पेड़ पर खाना पकाने और रेशमी तेल निकालने के लिए किया जा सकता था। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से लोग अपने इनको सब चुग रहे हैं। चलिए, सूखते हुए तेंदुपत्ते। तेंदुपत्ते होते हैं, बहुत जगह इनकी वीडियो बनाई जाती हैं, और बहुत जगह इनके पतले डोने बनाए जाते हैं। तेंदुपत्ता काफी चौड़ा होता है, तो ये लोग उसको बीनते हैं
और फिर उनको बनाकर उनको बाजारों में बेचते हैं। और खास करके जो है कि जनजातीय लोग हैं, ये अपनी आजीविका का एक स्रोत के रूप में उनको देखते हैं। ठीक है, तो जंगल में रहने वाले बहुत सारे लोग तेंदुपत्ते की बिक्री आय का एक प्रमुख साधन है। यह प्रत्येक बंडल पर लगभग 50 पत्ते होते हैं। एक व्यक्ति परिश्रम करके एक दिन में ज्यादा 100 बंडल इकट्ठा कर सकता है। बच्चे और महिला वृद्ध मुख्य रूप से पत्ते इकट्ठा करते हैं। तो शायद बंडल 10 रुपए का या 5 रुपए का बिक जाए, उसी से मतलब इनका एक आजीविका का सोर्स ऑफ है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से वो, हाँ, जो आपके जंगलों की संपदा है उसको आपका बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर उसको आपका संग्रहित कर कर उनको बाजारों में बेच देते हैं। आप कभी, आपको अगर मौका मिले तो आप जाइए छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात का बहुत सारा कुछ जो आपका ट्रैवल वाला रीजन है, जहाँ पर आपकी जनजातियाँ रहती हैं, वहाँ के कुछ लोकल फूड मिलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में आप जाइए, सूल पानी वाला क्षेत्र है, आपको दिखाई देगा स्पेशली, तो आपको समझ आएगा कि भाई इनकी आदिवासी लोगों की जिंदगी कैसी है और हमारी जिंदगी में क्या अंतर है। कह रहे हैं कि खलियानों से अनाज लाते हुए, खलियानों से पुरुष टोकरियों में अनाज ला रहे हैं और पुरुष अपने कंधों के आर पार एक छड़ी बांधी टोकरी ला रहे हैं, और जब औरतें इन टोकरियों को अपने सिर पर रखकर लाती हैं। मनुष्य का जो पुरुष है वो कंधों पर ला रहे हैं और स्त्रियां क्या लाती हैं, अपने सर पर इनको रख कर लाती हैं। ठीक, तो आप इस क्रियाकलाप को देख सकते हैं। ठीक है, नहीं, किस तरीके से क्रियाकलाप, आइए। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। अब भाई अधिनियम बना है तो गांव वालों को ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इस कानून के बाद घर के लकड़ी काटना, पशु को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियों में गैर कानूनी बन गई। अब इनके पास जंगल की लकड़ी चुराने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। पकड़े जाने पर वे वन रक्षक को दया पर आते और उन्हें घूस ऐंठते थे। पकड़ लिया तो घूस ऐंठ लेंगे। ठीक, लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर पर परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करने लगे। पुलिस और जंगल के चौकीदार के लिए ये सामान्य बात थी। लोगों को तंग करना, मुश्किल में डालना, फ्री में खाना खाना जाना, ये सारी चीजें करना वहां पर एक आम जैसा स्थिति बन गई थी। और ये नए वन कानून प्रभावी के दौरान आप इनको देख सकते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।